आता है वो कीन्सियन का आता है। कीन्सियनिज्म 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, मतलब डिप्रेशन से आप सब समझ पा रहे हैं, मंदी चल रही है, ठीक। इसमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाता है, ठीक, रहता है, जीरो नहीं होता है, रहता है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट रहता है, जीरो नहीं होता है, लेकिन बहुत डाउन चला जाता है, ठीक। कर्व देखें आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का तो बहुत डाउन चला जाता है। तो पूरे विश्व की हालत थी मेजर, जैसे अगर यूएस का आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है तो वो भारत पे असर डालेगा। यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां का बैंक घटाता है तो यहाँ का भी फॉलो अप करके घटाएगा, लेकिन उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाने की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ रहे हैं, ब्याज, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज मिलता है या फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका जैसे वो सेंटर कंट्रीज बन गए हैं पूरे आज के टाइम में एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में, ठीक है। जैसे मैक्रो की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये कोई हमारे यहाँ की थ्योरी तो है नहीं, हम लोग क्लासिकल्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, वो बात अलग है। दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने पॉवर्टी की बहुत बात की है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बहुत बात की है, अमर्त्य सेन है, रघुराम जी राजन है, मतलब अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट अपने देश से भी रहे हैं, कौटिल्य हैं, कौटिल्य भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो टैक्सेशन की बहुत ज्यादा बात की है, टैक्सेशन कितना होना चाहिए, 1/6 होना चाहिए, 1/4 हिस्सा होना चाहिए। तो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को कि समझ पे आए स्टार्ट कहां से हो रहा है, ठीक। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स लगभग 1900 शताब्दी जब शुरू होता है 1900 में, तो क्लासिकल से स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक। वैसे तो क्लासिकल्स एडम स्मिथ के टाइम बहुत पहले से आते हैं, ठीक। अगर सिस्टमेटिकली लिखा जाए तो क्लासिकल 1776 में भी आ जाते हैं, जब उनकी किताब लिखी जाती है। उस किताब का नाम पता है आपको? नहीं, पूरी किताब का नाम, हाँ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक। वो नेचर में इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो नेचर से बहुत जुड़ा हुआ विषय है इकोनॉमिक्स, ठीक। नेचर से जुड़ा होने का मतलब है रिसोर्सेस से, संसाधन से, ठीक। जैसे कौन सी कंट्री रिच होगी, कौन सी कंट्री पुअर होगी, ये मोस्ट ऑफ द चीजें हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी डिसाइडेड है पहले से ही, नेचर से ही। यूएई कुछ करता है, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास सोना है और तेल है। तेल में क्या है? क्रूड ऑयल है, रिफाइंड नहीं, क्रूड ऑयल है उनके पास, ठीक, कच्चा तेल जिसे कहते हैं। दोनों चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है। गोल्ड जो होता है वो करेंसी से भी आगे होता है, एक हाथ आगे होता है करेंसी से भी। क्यों होता है? वो बैकअप करेंसी के रूप में काम करता है गोल्ड, सोना। हमारे देश में जब क्राइसिस रहेगी तो वो जो बैकअप में गोल्ड रखे रहते हैं वही रिजर्व के रूप में वही काम आता है, जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो उसमें 3-4 चीजें आती हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 में था तो थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। उसमें 3-4 चीजें आती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, फॉरेक्स में। तो बताने का ये मतलब है कि क्लासिकल्स जो है वो 1776 से स्टार्ट होता है, एडम स्मिथ के टाइम से, ठीक। कई सारी थ्योरीज आती है, इनविजिबल हैंड की थ्योरी आती है एडम स्मिथ की, कि फ्री मार्केट की बात करते हैं, वो मार्केट की बात करते हैं, ठीक। एडम स्मिथ और कीन्स में, अरे क्लासिकल्स और कीन्स में जो मेजर डिफरेंस है, वो कीन्स मार्केट की बात करते हैं कि इकोनॉमी ठीक कैसे होगा, करेक्ट कैसे होगा, इक्विलिब्रियम में कैसे मार्केट से आएगा। लेकिन जो कीन्स कहते हैं वो मार्केट कहते हैं एलोन डज नॉट वर्क फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़े होंगे तो स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। 1929 की जो मंदी थी वो 36 तक चलती है और 36 में किताब इनकी पब्लिश होती है, उसके बाद मंदी भी खत्म हो जाती है। वो कहते हैं यही कि जो हमारे यहाँ डिप्रेशन था वो सप्लाई की वजह से नहीं था, या फिर मार्केट उसको नहीं ठीक कर सकता, वो मंदी को, उस मंदी को मांग ठीक कर सकता है। क्यों? आउटपुट कम हो गया था, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया था, ठीक। बेरोजगार का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या होता है बेरोजगार की परिभाषा? हाँ, वो काम करना चाहता है, विल जो होता है ना, वो बड़ी चीज होती है इस परिभाषा में। वो काम करना चाहता है, उसे काम नहीं मिल रहा है। बहुत लोग हैं काम ही नहीं करना चाह रहे हैं।
तब भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो इसको बेरोजगार कहेंगे। इसमें ईयर का भी डिफिनेशन है, जैसे न बच्चे ही भी रोजगार में कैटेगरी में आ सकते हैं, न बूढ़े ही कैटेगरी में, उसके बीच के लोग रोजगार के कैटेगरी में आ सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। उस कैटेगरी में जितने लोग आते हैं उसको काम करने के लिए इच्छुक भी हैं, हाँ, वो रोजगार की कैटेगरी में आएंगे। ठीक, उनको काम नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार की कैटेगरी में है। ये जैसे पावर्टी, पावर्टी की परिभाषा पता है आपको? गरीबी क्या होता है? बहुत तरीके से पावर्टी को डिफाइन किया जा सकता है। इंटाइटलमेंट, जो मतलब खुद का ऑब्जर्वेशन है, वो इंटाइटलमेंट होता है। इंटाइटलमेंट क्या है? आपको गरीब मान लीजिए पैदा हुआ, कोई भी इंसान गरीब पैदा हुआ, ठीक, दैट इज नॉट पावर्टी। उनको मौका नहीं मिल रहा है, ये पावर्टी होता है, इंटाइटलमेंट नहीं मिल रहा है। अमर्त्य सेन की एक किताब है पावर्टी एंड फेमिन, 1996 में ये किताब लिखी जाती है। वो इंटाइटलमेंट वर्ड पे इतना ज्यादा एम्फेसिस उस किताब में दिया गया है, कारण है कि मौका मिलना ये पावर्टी में नहीं आता है। आप गरीब हैं, आपको मौका मिल रहा है, तब भी क्या कहा जाएगा? आप गरीब हैं? नहीं, आप नहीं कहेंगे। फिर दूसरी चीज आती है कि पावर्टी जो होता है, एक तो एंटाइटलमेंट हो गया, दूसरी चीज होता है पावर्टी जो है वो मल्टी डायमेंशनल इशू है, ठीक। इसीलिए हमारे यहां नीति आयोग जो है संस्था है, वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स निकालता है, स्टेट वाइज इंडेक्स आता है, ठीक, गरीबी पे डेटा आता है, उसमें देते हैं, दिखाते हैं कौन से राज्य गरीब ज्यादा है, कौन से कम गरीब है, कितना गरीब है, वहां की जनसंख्या में कितने लोग गरीब है। तो अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से लगभग 12% लोग हमारे यहाँ गरीब हैं, ठीक, पुअर है। हम उस रिपोर्ट को कॉपी करके यूएनडीपी का जो रिपोर्ट आता है, एमपीआई का 2010 में रिपोर्ट आया था, और उसमें लगभग 10 इंडिकेटर है। 10 इंडिकेटर मतलब हम लोग ऐसे करके 10 इंडिकेटर बना रहे हैं, उसमें हाउसिंग आ रहा है, इनकम आ रहा है, सैनिटेशन आ रहा है, कई सारी चीजें आ रहे हैं, ठीक। तो वो बता रहा है इन सारे चीजों में जो पिछड़ा है वो गरीब है, वो ये बताने की कोशिश करें, ठीक। नीति आयोग की जब रिपोर्ट बनाई जाती है तो उसमें 2 इंडिकेटर को ऐड किया जाता है। तो यहाँ की जो रिपोर्ट है वहां पे 12 इंडिकेटर है, जो बता रहे हैं, इंडिकेटर मतलब कुछ इंडिकेट करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये हो गई बात, इसलिए बता रहे हैं कि अभी आने वाले थ्योरी ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, क्लासिकल्स का भी हमको थ्योरी पढ़ना है और कीन्सियन का भी पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक। आउटपुट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, अब आउटपुट क्या होता है? हम्म 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 ठीक है। मतलब मार्केट, क्लासिकल के हिसाब से समझेंगे तो मार्केट डिटरमाइंड एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जहां पे इंटरैक्ट करेगा वहां पे प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन होता है, ठीक। माइक्रो भी आप लोग पढ़े होंगे, तो माइक्रो में भी यही होता था, हाँ, डिमांड एंड सप्लाई। तो जो क्लासिकल्स हैं आउटपुट को एग्रीगेट सप्लाई के टर्म में देखते हैं, ठीक। वो डिमांड कहते हैं, वो डिमांड क्या होता है, डिमांड पे ज्यादा चर्चा ही नहीं करते क्लासिकल। इनका पूरा का पूरा मॉडल सप्लाई साइड पे था, इंफेसिस था, ठीक। जैसे कीन्सियन का मोस्ट ऑफ द चीजें डिमांड साइड का था, ऐसा नहीं था कि ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सप्लाई की, डिमांड की, ठीक। लेकिन ये लोग ऑलमोस्ट स्टेबल मान लेते हैं इसको, ठीक, कि ऐसे और वेरिएबल्स बहुत कम हैं जो डिमांड को इफेक्ट करेंगे, मोस्ट ऑफ द वेरिएबल सप्लाई साइड को देखेंगे, ठीक। तो आप लोग प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े होंगे, प्रोडक्शन फंक्शन का कुछ फिगर याद है? कुछ ऐसे पढ़ता था, ठीक। इसमें आउटपुट को देखें, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, और ए क्या हो गया, मान लीजिए टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ भी चीजें हैं अदर देन कैपिटल लेबर को ए में कर दिए, ठीक। ये आउटपुट हो गया, ये फंक्शन हो गया। इसको तो समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा गया आपको?
क्योंकि बीए के क्लासेस में ये छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती हैं, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है ये फंक्शन ऐसा क्यों लिखा गया, इसका मतलब क्या है, ये समझ में आ रहा है। इसमें अभी पूछा जाए आपको डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, बता पाएंगे आप? इससे ग्राफ कैसे बनेगा बता पाएंगे? हम्म। ठीक है। हाँ। हम्म। 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 तो ये जो वेरिएबल होता है ये एक्स एक्सिस पे आता है और कैपिटल लेबर वाई पे आता है, हम ये समझाना चाह रहे थे आपको, ठीक। और एक चीज होता है स्लोप, एक चीज होता है इंटरसेप्ट, ये भी बता देते हैं मैक्रो में, क्योंकि या फिर माइक्रो में बहुत ज्यादा यूज होने जाता है, ठीक। तो स्लोप और इंटरसेप्ट पता है, जैसे सिंपल से इक्वेशन लिखें y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ठीक। यहां पे हर चीज का मतलब है, हर एक शब्द का मतलब है, इक्वल्स टू है उसका भी मतलब है, ठीक। तो ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसमें स्लोप आपको ढूंढने को कह दिया जाए और इंटरसेप्ट, स्लोप जो होता है वो ढाल होता है, इंटरसेप्ट का एग्जैक्ट हिंदी बता पाना नहीं याद आ रहा है। इंटरसेप्ट लाइन जहां पे पड़ती है, जैसे ये फिगर हो गया यहां पे, ठीक। तो यहां पे लाइन पड़ी तो ये होता है इंटरसेप्ट। तो ये क्या बताएगा, जीरो इनकम पे हमारे 4 लेबर हैं, ठीक। ये वाई हो गया, ये एल हो गया, तो ये इंटरसेप्ट बताता है, ठीक। और स्लोप जो होता है वो ढाल बताता है कि ढाल ज्यादा होगी लाइन की या कम होगी, स्टीपनेस, स्टीप होगा लाइन या फ्लैट होगा, ठीक। ये ढाल होता है। स्लोप मतलब सिंपल भी होता है, ढाल होता है, स्लोप मतलब होता है, ठीक। तो यहां पे जो ए है वो इस 4 को दिखा रहा है और जो बी है वो इसके चेंज को दिखा रहा है, ठीक। कि एक यूनिट अगर हम लेबर को चेंज करते हैं तो आउटपुट में क्या अंतर आएगा, एक यूनिट लेबर बढ़ाते हैं तो आउटपुट में क्या अंतर आएगा, ठीक। ये इतना चीज, ये बेसिक्स हैं, ठीक। ये इसको समझेंगे तभी आप इस फिगर को समझ पाएंगे। लेबर और कैपिटल, ठीक। अब यहां पे क्लासिकल जो है कैपिटल को कांस्टेंट मान लेते हैं, बार लगाने का मतलब है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं देखने पड़ेंगे। कांस्टेंट शब्द में भी अपनी परिभाषा है, कांस्टेंट शब्द का मतलब है, कांस्टेंट शब्द का मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स कर दी उसको, वो चेंज हो रहा है लेकिन अपना 4% के रेट से चेंज हो रहा है कैपिटल, तो 4% के ही रेट से कैपिटल चेंज हो रहा है, ठीक। आउटपुट एम्प्लॉयमेंट वाई एक्सिस पे हम देख रहे हैं और लेबर कैपिटल एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे लेबर कैपिटल देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ठीक। आउटपुट को वाई से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अब इस ये जो कर्व बन रहा है इससे कुछ समझ पा रहे हैं आप, क्या ये कर्व दिखा रहा है इस फिगर को देखते हुए? हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, पहले तो इंक्रीजिंग रेट है, डिमिनिशिंग रेट तो बाद में शुरू हुआ। हाँ। 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 हम्म। 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 हाँ। 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 क्लासिकल यही है, क्लासिकल जो कहते हैं वो क्लासिकल का प्रोडक्शन फंक्शन है, एक क्लासिकल का प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा ऐसे बनता है। बाद में जब आगे आप आएंगे ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 में, और या फिर हाँ पेपर 1 है उसमें सोलो का मॉडल है, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि नियो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ ऐसे बनता है, ठीक। इस प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल ही है हमारे पास, सिर्फ लेबर। मान लीजिए इस क्लास में हमें आउटपुट बढ़ाना है, सिर्फ हमारे पास एक लेबर है या फिर लेबर ही है, ठीक। तो लेबर को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, एक समय आता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न देने लगता है लेबर, ठीक। थकता भी तो है लेबर, इससे भी समझ सकते हैं आप, ठीक। तो यहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होगा और
प्रोडक्शन फंक्शन इनका ऐसे बनता है। ये हमारा बताने का मतलब था। ये लॉन्ग रन की बात करते हैं। लॉन्ग रन मतलब समय से नहीं मतलब होता, लॉन्ग रन का समय से मतलब ही नहीं होता है। जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे लेबर हो गए, कैपिटल हो गए, वेज, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हो गई, ये शॉर्ट रन में तो सिर्फ चेंज करना बहुत कठिन होता है शॉर्ट रन में, ठीक। लेकिन लॉन्ग रन में इनको हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबल होते हैं वेरिएबल्स, ठीक। ये लॉन्ग रन शॉर्ट रन से मतलब है, ठीक। एक मीडियम रन होता है, एक वेरी शॉर्ट रन भी होता है, ठीक। ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आगे एमए में पढ़ेंगे। तो मीडियम रन में भी थ्योरीज हैं, वेरी शॉर्ट रन में भी थ्योरीज हैं, ठीक। मतलब शॉर्ट के भी शॉर्ट रन होता है, तो उसमें तो एक वेरी लॉन्ग रन, एक लॉन्ग रन, एक मीडियम रन, एक शॉर्ट रन, एक वेरी शॉर्ट रन, 5 तरीके के। टाइम पीरियड नहीं है ये, इसको टाइम से मत देखिएगा कि लॉन्ग लिख दिया गया तो समय से रिलेटेड है, ये सब नहीं। बस ये मतलब है लॉन्ग रन में वेरिएबल्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक। क्यों कर रहे हैं इसके भी बात बता देते हैं। ये कहते हैं लॉन्ग रन में जो वेज होता है और प्राइसेस जो होते हैं, अभी आपको एकदम आइसोलेशन में थ्योरीज पढ़ा रहे हैं, ठीक। एक दूसरे से हट के, बाद में सारे थ्योरीज को लिंक कर लेंगे, आप क्लासिकल्स को समझ जाएंगे, ठीक। वो तो क्लासिकल को एक फिगर में बना देंगे तो आप समझ जाएंगे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे इंटरप्रेट करेगा वहां पे आउटपुट डिटरमाइन कर जाएगा, ये सारी चीजें अलग, ठीक। ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है। लेकिन बात ये नहीं, ये सारी चीजें आई कहां से, एक एक करके, एक एक पॉइंट से आके उसके 7 8 10 जो एजम्पशंस हैं क्लासिकल्स को, वो समझने की जरूरत है। उनकी कुछ मान्यताएं हैं, और वो मान्यताएं क्यों हैं वो क्लासिकल से जाने क्यों है, उन्होंने दे दिया तो दे दिया, ठीक। जैसे अब आज की क्लास 11 बजे ही क्यों रखी गई, अब इसके पीछे आप पढ़ेंगे तो इररिलेवेंट है, ये कर दिया गया तो कर दिया गया, ठीक। तो मान्यताएं बेसिकली इसलिए रखी जाती है कि थ्योरीज को आसानी से हम अपनी बात को समझा सकें, एक पेज में समझा सकें। अगर एजम्पशंस नहीं लेंगे तो एक पेज में या फिर कम शब्दों में अपनी थ्योरी को समझा पाना बहुत कठिन चीज हो जाता है। कभी लेबर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कभी कैपिटल फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कभी वेज फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कभी रेंट फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसीलिए अदर चीजों को हम जिस चीज को ध्यान दे में थ्योरी में कंसीडर करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसको ही कंसीडर कर रहे हैं, बाकी चीजों को हम हाँ, तो बाकी चीजों को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक, फिक्स कर देते हैं उसको। तो ये हो गया। फिर ये कहते हैं वेज में और प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इससे कुछ समझ पा रहे हैं, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी से क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, वेज जो होता है क्या होता है, जो पैसा दिया जा रहा है, जो इनकम दिया जा रहा है, वेज को इनकम से लिंक कर सकते हैं आप, ठीक। प्राइस क्या होता है, किसी चीज का जो वैल्यू है, ठीक, वैल्यू है वो कीमत हो गई। तो यही वेज और प्राइस। अब इसको क्या पढ़ेंगे, W बाई बी क्या होगा ये। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर बताइए, W और W बाई पी में डिफरेंस बताइए। हाँ हाँ हाँ, तो इसको शब्द में बताइए, एक शब्द है इसका, इकोनॉमिक्स में एक शब्द है, ये क्या है। अच्छा, ये W क्या है, ये नॉमिनल वेज है, वो रियल वेज है, ठीक। ये है मतलब प्राइस से एडजस्ट कर दिए था, इसीलिए वेज और प्राइस को यही कहते हैं फ्लेक्सिबल है, ठीक। इसीलिए करते हैं फ्लेक्सिबल, इसको इसलिए फ्लेक्सिबल करते हैं कि हम वेज कट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा देंगे, ये कहते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, हम किसी की पगार कम कर देंगे तो क्या उस तब भी वो रोजगार करने आएगा, नहीं आएगा।
क्यों ये अपनी बात को प्रूव कर लेते हैं? सिर्फ सप्लाई साइड की बात करते हैं, डिमांड की बात ही नहीं कर रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि वेज और प्राइस को ये सोच रहे हैं हम कट कर दिए, कम कर दिए, तो ये सोच रहे हैं कि हमें कम खर्चा आ रहा है ना, तो वो आएगा खरीदने, चीजें सस्ती हो गई, ये गुड्स के तरीके देख रहे हैं वेज और प्राइसेस को। ये मतलब हम जहां तक सोच पा रहे हैं ये गुड्स के तरीके देख रहे हैं वेज और प्राइसेस को। आप लोग किस नजरिए से इसको देख रहे हैं वेज और प्राइसेस को? मतलब आप एंटरप्रेन्योर हैं मान लीजिए, ठीक, आपको लेबर हायर करना है किसी वेज पे, उसको वेज भी देना होगा ना, उस तो उसको वेज कम देंगे या ज्यादा देंगे या फिर क्या देंगे, ये कैसे आप सोचेंगे कि कम दे के हम रोजगार बढ़ा लेंगे? नहीं करेंगे ना, आप उसके पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं, आप डिमांड के भी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। यहां पे ये जस्टिफाई इसलिए कर लेते हैं, ये सिर्फ सप्लाई साइड देख रहे हैं, सिक्के के सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं, एक साइड सप्लाई है, एक साइड डिमांड है। हाँ, फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। फुल एम्प्लॉयमेंट इसी से आएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे अचीव करेंगे, क्लासिकल की जो थ्योरी है फुल एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे अचीव करेंगे, वो कहते हैं वेजेस और प्राइसेस जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वेज कट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ा लेंगे, ठीक। लेकिन ये दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, किस किस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट की? फुल एम्प्लॉयमेंट है फिर भी दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, ये किस तरीके की बात करते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट है तब भी फुल एम्प्लॉयमेंट इज दस नॉट इक्वल टू नो वन इज अनएम्प्लॉयड, इनके कंडीशन से क्लासिकल्स भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। हा? एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं साइक्लिकल, जो बिजनेस साइकिल से भी आते हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के वगैरह से भी आते हैं, ठीक। तो ये कहते हैं ऐसा कुछ होता है तब भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो सकती है, उसको तुरंत वेजेस और प्राइसेस में चेंज करके हम उसको चेंज नहीं ला सकते हैं, ठीक। और दूसरा क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट में ये दो तरीके का एम्प्लॉयमेंट रहेंगे, ये कहते हैं क्लासिकल्स। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन कि 100 लोग की पॉपुलेशन है तो 100 लोग एम्प्लॉयड हैं। एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, जो जानबूझ के काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट क्लासिकल्स कहते हैं होता है। ये एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू जो आता है उसमें भी प्रश्न आते हैं क्लासिकल्स के हिसाब से कौन से लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और कीन्सियन के हिसाब से, अभी जब कीन्स की बात करेंगे तो कीन्सियन के हिसाब से भी बताएंगे कि कितने लोग या फिर किस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक। कीन्स तो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अभी जब कीन्स का क्रिटिक बताएंगे, एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है, ठीक, हम लोग भी पहले कॉपी वॉपी चेक किए हैं तो देखते थे कैसे मतलब कॉपियां आती थी, क्या होती थी, उसमें क्या लिखा रहता था क्या नहीं लिखा रहता था, तो काफी सारी कमियां दिखती थी हम लोग को उसमें, कि ये सब चर्चाएं लोग कर ही नहीं रहे हैं उसमें, ये सब डिस्कशन नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब बच्चे मोस्ट ऑफ द मतलब कुछ 5 लोग 95% लोग तो ऐसा लिख रहे हैं कि उनको पता ही नहीं फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब, वो कह रहे हैं फुल एम्प्लॉयड जो अभी आपने बोला, ठीक। और कई जगह भी बताया भी नहीं जाता, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं क्लासिकल के हिसाब से। अब फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, हम सिर्फ क्लासिकल को पढ़े तो क्लासिकल पे ही स्टिक होके पढ़े, ठीक, क्योंकि हम इनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसमें अपना दिमाग चलाने लगेंगे कि ये भी होता है ये भी होता है, तो दैट इज नॉट ट्रू। और एग्जाम में कॉपी लिखते हुए बच्चे यही कर देते, वहां अपना दिमाग चलाने लगते हैं। तो एज इट इज थ्योरी क्या है हमको वो पढ़ना है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट इसमें क्लासिकल्स में आ रही हैं, ठीक। कौन कौन से? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। ये कहते हैं क्लासिकल से एक और अजम्पशंस आते हैं इसमें, तो पॉइंट वाइज करके हम अभी अजम्पशंस पढ़ रहे हैं, ठीक। पहले क्या पढ़ लिए? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब
परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जो और इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो क्लासिकल्स की है, वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन की है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन से कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या है परफेक्ट इंफॉर्मेशन, क्या मतलब है परफेक्ट इंफॉर्मेशन का? माइक्रो में जब आप एमए में पढ़ेंगे तो एक चैप्टर है मार्केट फेलियर का। परफेक्ट इंफॉर्मेशन से ये मतलब है कि बायर्स और सेलर्स के पास इंफॉर्मेशन है, मार्केट में क्या वेज चल रहा है, क्या प्राइस चल रहा है, इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन है। ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन से मतलब होता है। अब आपको यूएस में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये इररिलेवेंट चीजें हो जाती हैं, ठीक। तो जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन की क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं, सिर्फ हमें वो पढ़ना है, ठीक। फिशर जो बात कर रहे हैं, सेबी जेबी से जो बात कर रहे हैं, पीगू जो बात कर रहे हैं, ठीक, हमें सिर्फ वो पढ़ना है। आगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी है, आपके मनी के एक पेपर है मनी बैंकिंग पब्लिक फाइनेंस, तो मनी में भी कुछ थ्योरी है, वो भी पढ़ा देंगे। तो उसमें क्लासिकल्स की है, कैम्ब्रिज की है, कीन्स का है, कीन्स का फंडामेंटल इक्वेशन है। तो उसमें बताते हैं एमवी इज इक्वल्स टू पीटी होता है, जब दो को कांस्टेंट कर लेते हैं, मनी सप्लाई बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन हो बढ़ता है, ऐसा ऐसा करके बताते हैं, ठीक। तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन से समझ गए, बायर्स और सेलर्स के पास इंफॉर्मेशन है मार्केट प्रिवेलिंग वेज रेट का और मार्केट प्रिवेलिंग प्राइसेस का, मार्केट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट का, ठीक। क्लासिकल्स जो कहते हैं जो एम्प्लॉयमेंट या फिर इनकम होता है, फिर आउटपुट होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम वेरी करते हैं। आउटपुट हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा के बढ़ा के हम उसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। तो परफेक्ट इंफॉर्मेशन से ये मतलब होता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक। तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, और फुल एम्प्लॉयमेंट में भी दो तरीके एम्प्लॉयमेंट हमने ये बताया। परफेक्ट इंफॉर्मेशन से वेजेस और प्राइसेस जो भी चीजें हैं वो हैं, और इसका मतलब क्या है, जब वेज और प्राइस की इंफॉर्मेशन है तो मार्केट में कुछ एक्सेस नहीं रहेगा, कुछ बचेगा नहीं मार्केट में, ठीक। मार्केट में एक्सेस का मतलब क्या है, मार्केट में कुछ बचेगा नहीं, यहां पे प्रिवेलिंग आउटपुट मिल जाएगा, कुछ मार्केट में एक्सेस नहीं बच रहा, मार्केट का रिसोर्सेज के फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक। मार्केट क्लियर हो रहा है, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इनकी जो अगली assumption है वो कहते हैं मार्केट क्लियर। कीन्स क्या कहते हैं, मार्केट नहीं क्लियर होता है, उसमें कुछ रिजिडिटीज होती है मार्केट में, कुछ रुकावट होते हैं मार्केट में, कुछ वजहों की वजह से टाइम में लैग होता है। हमने आज प्राइस को चेंज किया तो वो रिस्पॉन्स कब करेगा, 6 महीने 3 महीने बाद। मान लीजिए आरबीआई आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, अभी मनी बैंकिंग में आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो है, एसएलआर है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है। तो ये सब जब पढ़ेंगे तो वहां जो चेंज होता है, तो पूरा मॉनेटरी पॉलिसी एक ट्रांसमिशन है, कई सारे इसमें चैनल्स हैं, ठीक। वेटेड एवरेज कॉल रेट है, वो सब खैर मैक्रो जब एमए में आप पढ़ेंगे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पेपर, तब आपको पता चलेगा, वो सब है। बेसिक तो बताने का ये मतलब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आज चेंज हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों चेंज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई को इफेक्ट करने के लिए। मनी सप्लाई क्यों, मनी सप्लाई को हम टारगेट क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किए, कम किए, ठीक, ब्याज की दर जो है वो कम किए, तो मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। बैंकों को सस्ते में ब्याज देना पड़ रहा है, आप लोग लेंगे, हम लोग जाएंगे लेंगे, सस्ते में ब्याज मिल रहा है, लोग खरीदेंगे, तो मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इस मनी सप्लाई को हम टारगेट क्यों कर रहे हैं, दो वजहों से। एक प्राइस या फिर इन्फ्लेशन, और दूसरा आउटपुट या फिर जीडीपी या फिर ग्रोथ। आरबीआई का भी जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक प्राइस स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ, ठीक। कभी आप ये एग्जाम में मत लिखिए कि आरबीआई के टारगेट है वेलफेयर या फिर डेवलपमेंट, जी नहीं, सब कुछ आरबीआई कर देगा, फिर स्टेट क्या करेगा। वेलफेयर और डेवलपमेंट जो होता है ये सब सोशल वर्क्स हैं, ठीक। सोशल वर्क इज आरबीआई वहां पे सोशल वर्क नहीं करने के लिए बैठा है, ठीक। तो
एग्जाम में लिखते हुए इसीलिए हम कह रहे हैं, जो कमियां हमको दिखती है ना, उस बेसिस पे हम क्लास ले रहे हैं कि वहां पे लिखते हुए बच्चे क्या कमियां करते हैं एग्जाम में लिखते हुए। लिखे रहते हैं, पढ़े भी रहते हैं, लेकिन कहां पे क्या लिखना है, किस क्वेश्चन की क्या डिमांड है, किस थ्योरी ने क्या कह रहा है, आपको सिर्फ वो लिखना है एज इट इज। ठीक, लिखने का तरीका अगर बताएं, पढ़ना 50% होता है, 50% लिखना होता है। और अगर 100% के बाद आपको कुछ करना है तो वो होता है पढ़ाना। ठीक, 100% के बाद भी चीजें होती है, उसको कहते हैं पढ़ाना। तो लिखने का जो तरीका होता है वो बेसिकली 3 चीजें आती है। लिखने का भी तरीका बताते हैं। ये पेज हो गया मान लीजिए आपका, ठीक, ये एक पेज हो गया। सबसे पहले आता है इंट्रो, फिर कंटेंट, जो क्वेश्चन का मेन सेंटर है, हर क्वेश्चन का एक सेंटर होता है। क्लासिकल्स का मान लीजिए वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होता दिया, तो पूरा इसमें आएगा। क्लासिकल्स के बारे में आप थोड़ा बहुत इसमें बताएंगे, इंट्रो में देंगे। और लास्ट में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव निगेटिव से मिक्स होता है कंक्लूजन। लेकिन शुरुआत भी आपको पॉजिटिव ही करना है और खत्म भी आपको पॉजिटिव करना है। बीच में आप पॉजिटिव निगेटिव चाहे जितना करिए उससे नहीं मतलब करता है। ठीक, स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए कहता बी पॉजिटिव, तो स्टार्ट पॉजिटिवली करना चाहिए। तो लिखने का ये तरीका होता है। ठीक, अब इसके बाद ये हमने बता दिया आपको, एक क्लासिकल्स की भी बता दिया। ठीक, पीवाईक्यू से एक क्वेश्चन उठाइए और अभी नहीं, घर पे वहां एक क्वेश्चन ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स से, आप उसको लिख के लाइए। ऑन एन एवरेज 3 पेज होना चाहिए, कम से कम 3 पेज, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं, 3 पेज मिनिमम होना चाहिए। तो क्लासिकल्स के बारे में हम लोग पढ़े, अभी बहुत कुछ पढ़ाना इसमें बचा है क्लासिकल्स में। उसको लिख के लाइए, हम उसको चेक करेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोगों ने भी कॉपियां बहुत सारी चेक की हैं, उसमें बताएंगे क्या कमी है, कैसे आपको सुधार करना है, क्या क्या। ठीक, जब उसमें हम कमियां बता देंगे, चेक कर लेंगे, तो एक तो आपको पता चल गया एग्जाम में कैसे लिखना है उसके बाद। ठीक, और दूसरा चीज हो जाएगा वो आपका नोट्स हो जाएगा। ऐसे आप लोग करिए अलग अलग टॉपिक पे, सब लोग 20 लोग हैं तो 20 लोग अलग अलग टॉपिक पे करिए, सबकी कॉपी चेक हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन, तो आप लोग के पास 20 टॉपिक का नोट्स हो जाएगा। सब लोग एक दूसरे से ले लीजिए, कॉपी करा लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए। अभी तो बहुत मतलब तरीके हो गए हैं, तो नोट्स ऐसे बनाते, हम लोग ऐसे ही करते थे। तो ये नोट्स बनाने का ये तरीका होता है। एक तो वेरीफाइड हो गया, आप लोग सिर्फ अपने से कुछ भी बना लिए, कुछ भी कर लिए, एग्जाम में लिख दिए, वो नहीं होता है। एक जगह पहले से ही वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक, जैसे कुछ और कोई भी टीचर चेक करता है, ये बेसिक चीजें हैं, ये रहती हैं। ठीक, तो ये तरीका है कॉपी चेक करने का और नोट्स बनाने का, आंसर राइटिंग का। ठीक है, अभी जैसे यहां पे इतना भी पढ़ा दें हम, आपको समझ में आ जाए, उसका कोई मतलब नहीं जब तक आपको लिखना ना आ जाए अच्छे से। ठीक, और ये जो एग्जाम होता है, इसीलिए एमसीक्यू एग्जाम क्यों नहीं हो जाता, लिखने वाला इसीलिए कराया जाता, आपको लिखना भी आना चाहिए। आपको आ रहा है आप लिख लें, इसीलिए 3rd ईयर में जाके 100% के बाहर की जो चीजें कहें, वाइवा होता है, एक पेपर होता है, उसमें 25 नंबर का शायद वाइवा रहता है। वहां पे आपको बोलना भी रहता है, बताना भी रहता है। लिखने के बाद अब आप लिख भी लिए, क्या आप बोल पाते, बता पाते हैं, वहां पे प्रोफेसर जो बैठे उनसे बात कर पाते उस टॉपिक पे, तब जाके आपकी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग होती है टॉपिक पे। ठीक, तो पढ़ने में 3 चीज आता है, एक पढ़ना समझना, दूसरा लिखना, और तीसरा किसी और को समझा पाना, बताना, इसीलिए वाइवा होता है तीसरे में। तो ये हो गया। ठीक, और वेज की बहुत बात की जा रही थी, तो वेज की थोड़ा बात कर लेते हैं। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये पढ़े हैं आप, क्या होता है? ये कुछ नहीं बताते, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी बताता है लेबर की। एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है?
और ये हमेशा वेज के बराबर रहता है। मार्जिनल मतलब क्या होता है, जो भी चेंज हुआ एक लेबर बढ़ाने से आउटपुट पे जो चेंज हुआ उतना हमारी प्रोडक्टिविटी हो गई। जैसे 20 लोग काम कर रहे थे यहां पे और 20 क्लासेस चल रही थी, ठीक, 21वां आया तो 21वां क्लासेस भी चलने लगी ना, तो जो 21वें के आने से एक क्लास बढ़ी वही उसकी प्रोडक्टिविटी हो गई एक। तो ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो गया, ठीक, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक, समझ में आया। तो ये भी एक अजम्पशन है इनका। डाइकोटोमी आता है फिर, क्लासिकल डाइकोटोमी। क्लासिकल डाइकोटोमी, क्लासिकल्स कहते हैं जो रियल सेक्टर होता है, गुड्स मार्केट होता है और मनी मार्केट, दो तरीके का मार्केट होता है, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट होता है। गुड्स मार्केट होता है जहां पे वस्तुओं का लेन देन होता है, और मनी मार्केट जो होता है जैसे बैंक हो गए, ठीक, तो ये मनी मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट के वेरिएबल्स हो गए। तो क्लासिकल जो कहते हैं गुड्स मार्केट और मनी मार्केट सेपरेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ है, ये मतलब एज्यूम करके चल रहे हैं, क्यों, थ्योरी को सिंपल बनाने के लिए, थ्योरी के अपने बात को प्रूव कर लेने के लिए, ठीक, पर वास्तविक जीवन में ऐसा होता है, नहीं होता है। हम ग्लोबलाइजेशन में हैं, इवन विद इन कंट्री तो होता ही नहीं है, आउटसाइड द कंट्री भी नहीं होता है। यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा फिर घटाएगा, मान लीजिए अमेरिका है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना घटा दिया, ठीक, तो उसको फॉलो अप करते हुए इंडिया का जो बैंक है वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक, जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ता, हमको बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रोल करना है ना। तो कोई फर्क पड़ता है, अमेरिका बढ़ा रहा है घटा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको, हम यहां पे घटाना चाहते थे लेकिन अल्टीमेटली फिर हमको बढ़ाना पड़ रहा है। तो क्लासिकल कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल होता है। प्राइसेस बढ़ाएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। अब इसको प्राइसेस से भी कर लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। अभी हमने बताया आर जो होता है, आर से दो चीज होता है, जैसे रेपो रेट में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेंज होता है, ठीक, तो आर से प्राइस स्टेबल करना चाह रहे हैं या फिर आउटपुट को हम बढ़ाना घटाना चाह रहे हैं, फिर प्राइसेस को बढ़ाना घटाना चाह रहे हैं, जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक। कौन सा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी कई तरीके का होता है। सीपीआई इन्फ्लेशन, आरबीआई जो टारगेट करता है वो सीपीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। इसको कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसका जो सीमा है जो 2017 में आरबीआई की प्रीएम्बल में चेंज किया गया था, ठीक, ये पीसीएस के एग्जाम में भी है कि आरबीआई के प्रीएम्बल में कब चेंज किया गया, 2017 में। तो 2017 में उर्जित पटेल की कमेटी जो आती है, उस समय उर्जित पटेल की कमेटी थी, तो ये कहते हैं कि 4 ± 2 होगा, ये एक बैंड बना दी, मतलब 2 से 6% के बीच में सीपीआई इन्फ्लेशन रहना चाहिए। आरबीआई ये टारगेट करके चलता है, ठीक। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर ग्रोथ, बट क्या टॉलरेबल है, 10% इन्फ्लेशन भी गुड फॉर होगा ग्रोथ, लेकिन वो उस कॉस्ट पे आता है। कॉस्ट क्या है, हम आप उसकी कॉस्ट देते हैं, इन्फ्लेशन की महंगी हो जाएगी, पेन महंगी हो जाएगी, तो इसकी कीमत कौन दे रहा है, हम आप दे रहे हैं। ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है, मान लीजिए 4% की पेन बिकती थी, अब 6 रुपए की पेन बेच रही थी, किसी के लिए तो फायदे में है ना, ग्रोथ के लिए है। और अल्टीमेटली जब ये प्रोडक्ट फाइनली बेचा जाता है तो उसी से आउटपुट निकलता है फाइनल गुड्स का। एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स बेचे गए हैं वो आउटपुट होता है, ठीक। ये जीडीपी जो यूनिट 1 है उसमें भी डाउट होगा तो एक क्लास जीडीपी का यूनिट 1 का लेके वो भी कर लेंगे हम लोग, ठीक। आज का है क्लासिकल, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे तो कीन्सियन को पढ़ेंगे। तो इसीलिए लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कर जो होता है वो वर्टिकल हो जाता है, ठीक। ये कहते हैं सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे बस,
लॉन्ग रन में सिर्फ कीमत बढ़ेंगी बस, और कुछ नहीं। वो आउटपुट पे डिटरमाइन ही नहीं कर सकता लॉन्ग रन में, सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे लॉन्ग रन में। तो यही डाइकोटोमी है। शॉर्ट रन में ऐसा कर्व बन रहा है, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और ये लॉन्ग रन का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। शॉर्ट रन में कुछ ऐसा बन रहा है, लॉन्ग रन में कुछ ऐसा बढ़ रहा है। ठीक, शॉर्ट रन में कीमत बढ़ा के 2 से 4 कर दिए शॉर्ट रन में, तब तो ठीक है, टॉलरेबल भी है और किसी को फायदा भी हो रहा है। लेकिन अब फिर फर्दर 4 से 6 कर दिए, 6 से 10 कर दिए, लॉन्ग रन में चले गए हम, तो टॉलरेबल नहीं होगा और सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ठीक, सब लोग नहीं बियर अप कर सकते। सिर्फ रिच मान लीजिए, ठीक है, वो लग्जरी गुड्स भी लेते हैं, इंपोर्टेड सामान भी लेते हैं ना, लेकिन जो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है और लगभग 12% गरीब भी जनसंख्या है, वो भी पढ़ाई करती है, तो वो कैसे बियर अप कर पाएंगे इसको? तो इसलिए टॉलरेबल भी नहीं, सस्टेनेबल भी। और डाइकोटोमी यही है कि मनी मार्केट और गुड्स मार्केट जो होता है वो सेपरेट कर देते हैं। मनी मार्केट और गुड्स मार्केट को वो सेपरेट अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक, फिर इनके थ्योरी से आपको समझाते हैं। ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, एमवी इज इक्वल टू पीटी, अगर क्लास में आपके पढ़ाया गया होगा तो, या फिर पढ़े होंगे आप तो। ठीक, टी को वाई भी लिखते हैं, ये प्राइस है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक, वेलोसिटी क्या हो गया, कितना हैंड्स को चेंज कर रहा है वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी को यहां पे एक स्टेबल मान लेते हैं, कांस्टेंट नहीं होता, स्टेबल होता है। ठीक, कई सारी किताबों में कांस्टेंट लिखा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मनी स्टेबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। स्टेबल का क्या मतलब है और कांस्टेंट का क्या मतलब है? स्टेबल, स्टेबल का ऐसा वेलोसिटी हम अचीव कर लिए हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है। ठीक, जब माइक्रो आप पढ़ेंगे तो 3rd ईयर में पढ़ते हैं माइक्रो में एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसमें वालरा का थ्योरी है। तो उसमें हम इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे अचीव कर रहे हैं, माइक्रो में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, वालरा उसको चेक करते हैं कि क्या ये स्टेबल है, सस्टेनेबल है कि नहीं है, स्टेबल है कि नहीं। ठीक, डिमांड और सप्लाई जब ऊपर नीचे होगा तो क्या इक्विलिब्रियम में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो वेलोसिटी से यहां मतलब है स्टेबिलिटी से। ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी को ये मान रहे हैं ये स्टेबल है। ठीक, आप कई सारी किताबों में देखेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ओरिजिनल 1911 का जो इरविन फिशर का थ्योरी है, उनके पेपर है, ठीक, उनका आप जब पढ़ेंगे, क्वांटिटी रीस्टेटमेंट ऑफ, नई क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, और फ्रीडमैन का 56 में थ्योरी आता है, वो रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। तो वो कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो है स्टेबल है। ठीक, तो अब V और T में कुछ हम कर नहीं सकते, ये कहते हैं। तो आप थोड़ा बताइए, जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस, बाजार में पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, आपके हाथ में मान लीजिए पैसा बहुत ज्यादा आ गया। ठीक, तो आप क्या करेंगे, हाँ, प्राइसेस बढ़ेंगे। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक, इसीलिए जो लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो वर्टिकल होता है। सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं अगर हम, तो सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे बस। P से P डैश होगा, P डैश डैश हो जाएगा, P डैश 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 हो जाएगा। आउटपुट पे कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। यही इनकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहती है कि आउटपुट पे कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्राइसेस में चेंज होंगे बस। ठीक, ये डाइकोटोमी है, दो बातें कर रहा है। क्या? गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को सेपरेट मान के चलना, इसलिए। ठीक, पर क्या वास्तविक जीवन में ऐसा होता है? सारी चीजें आउटपुट को इंपैक्ट करती हैं रियल लाइफ में। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ सप्लाई साइड की बात करते हैं।
इसलिए ऐसा हो रहा है। जब डिमांड को भी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। और ये क्या कह रहे हैं, डाइकोटोमी क्या है, शॉर्ट रन नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी सप्लाई, लॉन्ग रन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी सप्लाई, ये क्लासिकल डाइकोटोमी है। जब एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसी लाइनें लिखेंगे आप, शॉर्ट रन नॉन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी सप्लाई और लॉन्ग रन न्यूट्रलिटी ऑफ मनी सप्लाई। लॉन्ग रन में मनी सप्लाई न्यूट्रल हो गया, मनी सप्लाई बढ़ाए घटाए उस पे आउटपुट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, और ये लॉन्ग रन की ही बात करते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में अगर मनी सप्लाई बढ़ाएं या फिर घटाएं उस पे आउटपुट पे फर्क पड़ता है, ठीक। अगली जो और बहुत इंपॉर्टेंट असम्पशन आती है वो आती है नो मनी इल्यूजन। इसका नो मनी इल्यूजन, इनका जो अगला इंपॉर्टेंट असम्पशन आता है ये क्या है, इसका है जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी रखे हैं, ये जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी रखे हैं ना, ये कहते हैं कि जब कोई मनी इल्यूजन नहीं होगा, जब हम वर्कर्स के वेज को कट करेंगे तो वो रियल वेज से नहीं देखेंगे अपने वेज को, ठीक, वो रियल वेज से नहीं देखेंगे। लेकिन प्राइसेस जब बढ़ती हैं, वास्तविकता में क्या होता है, मान लीजिए आपका वेज है 100 रुपए, ठीक, और प्राइस है 10, तो रियल वेज क्या हो जाएगा, 100 को 10 डिवाइड कर देंगे, इसको टू 10, ठीक। अब यही प्राइस मान लीजिए 20 हो जाए तो क्या हो गया, रियल वेज 5 ना, रियल वेज तो कम हो गया प्राइस बढ़ने से। तो यही के कहते इस पे मनी इल्यूजन नहीं होगा, नो मनी इल्यूजन, ये अज्यूम करके चल रहे हैं ऐसा, पर क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। मनी इल्यूजन तो हो रहा है, वेज कट कर रहे हो तब भी उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, और ये इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक। तो ये है क्लासिकल्स के एजम्पशन, इतने सारे क्लासिकल्स के मेन एजम्पशंस हैं, ठीक। अब थोड़ा कर्व पे आते हैं, जो हमको ग्राफ भी बनाना है, आगे चल के कर्व भी बनाना है। ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, ये एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, या फिर लेबर सप्लाई का कर्व मान लीजिए। ये क्या शो कर रहा है कि लेबर को हम बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फिर स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद फर्दर स्टेबल होने के बाद बढ़ाएंगे तो घटने लगेगा आउटपुट, ठीक। ये कर्व ये शो कर रहा है सिंपल। ये कैसे बनता है इसको हमने आपको इक्वेशन से भी बता दिया और उससे भी बता दिया, ठीक। इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन होगा, ठीक। अगर एग्जाम में ऐसे दोनों चीजें आप बनाते हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं। एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसे होगा, या फिर डिमांड फॉर लेबर का कर्व कैसे होगा, डिमांड फॉर लेबर का कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। लेबर सप्लाई को ये दिखा रहा है एग्रीगेट सप्लाई या फिर लेबर सप्लाई, और प्रिवेलिंग वेज रेट पे, और डिमांड फॉर लेबर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है इस फिगर में थोड़ा बताइए आप। जब वेज हम कम करते हैं तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है, ये कह रहे हैं, और यहां पे जब वेज हम बढ़ाते हैं तो सप्लाई हमारी बढ़ रही है, ठीक। इसीलिए ये पॉजिटिव स्लोप होता है, उसका निगेटिव स्लोप होता है, ठीक। अब एक और कर्व बनेगा, आउटपुट का कर्व बनेगा। वहीं पे जो बनाए थे वही होगा आउटपुट का कर्व, ठीक। ये आउटपुट का भी कर्व ऐसे बनता है क्लासिकल्स में,
बाद में जब इक्विलिब्रियम दिखाएंगे तो सारे कर्व को मर्ज करके इक्विलिब्रियम को दिखाएंगे। ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, कुछ ऐसे बनता है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वर्टिकल हो जाता है, हमने बताया भी पहले आपको। तो ये 4 कर्व निकल के आ रहे हैं यहां पे। डिमांड फॉर लेबर क्या दिखा रहा है, आउटपुट को शो कर रहा है, और ये लेबर सप्लाई को शो कर रहा है कि जब वेज बढ़ते हैं, मान लीजिए इसको इरेज कर दीजिए यहां से, जब वेज बढ़ता है तो कुछ ऐसे होता है लेबर सप्लाई का कर्व। और वो कैपिटल और लेबर जब बढ़ाते हैं, कैपिटल तो कांस्टेंट है, सिर्फ लेबर बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे होगा। ठीक, डिमांड फॉर लेबर क्या शो कर रहा है, जब वेज हम घटाते हैं तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है। ठीक, और ये मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ा रहा है, जो कि हमने आपको बताया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वेज इनटू एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ठीक, नॉमिनल वेज क्या होता है, रियल वेज क्या होता है, ये भी बता दिया हमने कि नॉमिनल वेज जो सिंपल वेज हमको प्रिवेलिंग वेज रेट चल रही है, उसको जब प्राइसेस से एडजस्ट कर लेंगे तो नॉमिनल वेज, जैसे नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी, नॉमिनल इन्फ्लेशन रियल इन्फ्लेशन। तो ये सब एक शब्द पे बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, लिखते समय समझ, पढ़ते हुए समझते हुए। ठीक, तो समझ में आया। अब मान लीजिए आउटपुट को हमें बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है, या फिर कर्व में शिफ्टिंग कराना है, तो किस वजह से कर्व में शिफ्टिंग करा सकते हैं, आउटपुट को बढ़ा सकते हैं हम, लेबर को करके कर सकते हैं, या फिर जितने भी हम वेरिएबल यहां पे कांस्टेंट कर दिए हैं, इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी कर देंगे भी चेंज होगा। जैसे टेक्निकल प्रोग्रेस हो गया, ये ए, कैपिटल लेबर के अलावा जो भी चीजें होंगी ए में आएंगी वो। हाँ हाँ, मतलब बता रहे हैं कि इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी ये हो सकता है कि कर्व में शिफ्टिंग भी हो सकती है। ठीक, और वैसे सिंपल यहां पे जब ये बढ़ेगा एल डैश हो जाए या फिर ए एस डैश हो जाए, ये क्यों होगा, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो वहां पे आउटपुट भी बढ़ जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, आउटपुट भी बढ़ जाएगा, कर्व में शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक, स्लोप में शिफ्टिंग नहीं हो रही, स्लोप में क्यों नहीं शिफ्टिंग हो रही, थोड़ा आप ये बताइए कि यहां से क्यों कर्व नहीं निकल रहा है, यहीं से कर्व, दोनों कर्व यहीं से क्यों निकले हैं, बताइए थोड़ा। आपके सामने सब कुछ है कि क्यों नहीं शिफ्टिंग हो रही है। ये ये जो है ना, इसको हम कांस्टेंट मान लिए हैं इसलिए, और इसको कांस्टेंट मान लिए। जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के वेरिएबल की वजह से जो चीज इफेक्ट करती है उसको कहते हैं इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट होता है लाइन कहां पे पड़ती है, तो ये वहीं पे पड़ेगा, इसमें जब चेंज होगा तभी ये लाइन चेंज होगा। ठीक, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वजह से, जैसे देखो y इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी एक्स ना, ये और ये तो चेंज हो रहे हैं, एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। जब ये इफेक्ट करने लगेगा तो स्लोप में चेंज, अरे इंटरसेप्ट में चेंज होगा, और ये जब चेंज होगा तो स्लोप में चेंज होगा, ढाल में चेंज होगा, स्टीपर होगा, फ्लैटर होगा, ये सारी चीजें। ठीक, जैसे बेसिक्स हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, यही होता है, प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड कम हो जाता है, इनवर्स रिलेशन होता है प्राइसेस और आउटपुट में डिमांड पे। ठीक, ये निगेटिवली स्लोप है, मतलब क्या है, y इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स है ना, ये जो b है
ये दिखा रहा है प्राइस बढ़ी तो डिमांड पे क्या असर होगा, निगेटिव रिलेशन, इसीलिए निगेटिव है। ठीक, ये एक कर्व ले लेते हैं, सप्लाई कर्व या फिर एग्रीगेट सप्लाई कर्व जिसको कह सकते हैं, या फिर डिमांड या फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक, ये पॉजिटिव स्लोप है, इसका कैसे इक्वेशन बनेगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक, इतना हो गया। अब ये कर्व को हमको आगे बढ़ाना है या फिर ये कर्व ऐसे था, इसको ऐसे ले जाना है, इसके स्लोप में चेंज करना, ढाल में चेंज करना। ठीक, पहले बताइए कौन सा ज्यादा, ढाल किस कर्व में ज्यादा है, ये डी में है कि डी डैश में है? आ डी में ज्यादा ढाल है ना, तो जो अब इसी से इलास्टिसिटी आती है, जिसमें है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थ्योरी। ठीक, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके घुमा फिरा के आता है कि डिमांड कर शिफ्ट होगा, डिमांड कर शिफ्ट के क्या मतलब है, डिमांड बढ़ रहा है लोगों का ना, इलास्टिसिटी जो चेंज करता है ये इसी से होता है। किसमें ज्यादा इलास्टिसिटी है, किसमें कम इलास्टिसिटी है, बता सकते हैं आप? इसमें इलास्टिसिटी होता है रिस्पॉन्सिवनेस, एक के चेंज होने से, प्राइस के परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिमांड में परसेंटेज चेंज इन डिमांड में क्या असर पड़ेगा, ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, किसमें, डी डैश में ज्यादा होगा। क्यों होगा बता रहे हैं, यहां पे इतना। ठीक, अब और ये यहां पे इतना है ना, हल्की सी प्राइस चेंज हुई, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां पे आ गए और यहां पे देखिए ज्यादा चेंज आया हल्के से प्राइस चेंज के चेंज होने से इस कर्व के रिस्पेक्ट में, और इसमें क्या हुआ, कम चेंज आया, इतना ही चेंज आया। ठीक, तो इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा, इसकी कम है। इससे फाइंडिंग हमारी ये है, स्लोप और इलास्टिसिटी इनवर्सली रिलेटेड है, स्लोप ज्यादा है तो इलास्टिसिटी कम होगा, इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, इसकी स्लोप ज्यादा, इसकी इलास्टिसिटी कम है। ये फाइंडिंग निकल के आई हमारी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, लेकिन इस केस में हमको ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक, बेसिक इसलिए बता रहे हैं कि फिगर्स और इक्वेशंस मैथ में बहुत परेशान करते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ाते समझते चल रहे हैं साथ में। ठीक, हाँ, और जितना ज्यादा स्टीफनेस रहेगा उतना इलास्टिसिटी कम होगा, इन इलास्टिक होगा। ठीक, तो यहां पे डी डैश में ज्यादा इलास्टिसिटी, इसमें कम इलास्टिसिटी। ठीक, समझ में आया? ये हो गई इलास्टिसिटी की बात। अब स्लोप की बात करते हैं। ये डिमांड कर्व कुछ ऐसा है ना, डिमांड कर्व ही है, इसमें शिफ्टिंग जो होता है, शिफ्टिंग जो हो रहा है वो स्लोप की वजह से होता है, अरे इंटरसेप्ट की वजह से होता है। y इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एक्स, ये जो b था ना, यही इलास्टिसिटी को बता रहा था। कैसे बता रहा था, परसेंटेज चेंज इन y क्या था, मेरा प्राइस था, कीमत थी। ठीक, कीमत में जो भी परसेंटेज चेंज हुआ, y आउटपुट में क्या असर हुआ, ये x था। ठीक, तो इसके चेंज होने से इसके परसेंटेज में क्या असर आया, परसेंटेज चेंज, और ये परसेंटेज चेंज और ये आउटपुट। ठीक, यही होता है इलास्टिसिटी, प्राइस के परसेंटेज चेंज होने से, मान लीजिए प्राइस 1% बढ़ा तो आउटपुट 2% बढ़ गया। ठीक, अब प्राइस 2% हुआ तो आउटपुट 3% हो गया, तो ये इलास्टिसिटी को दिखाएगा।
अब स्लोप की बात करते हैं कि कर्व में शिफ्ट कैसे होता है। जैसे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एग्जाम में आता है, इसका फिगर बनाइए, और इंक्रीज इन डिमांड इसका फिगर बनाइए, तो दोनों में अंतर है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जब बात की जाती है तो इलास्टिसिटी की बात की जा रही है कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या असर हो रहा है। ठीक, इंक्रीज इन डिमांड में जब लाइन की शिफ्टिंग की बात की जा रही है, और लाइन की शिफ्टिंग सिर्फ इस वजह से होगा, ए की वजह से होगा, मतलब प्राइस बढ़ी तो डिमांड घट गई। ठीक, सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड है। या फिर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ जाएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड है ना। ये लेते हैं सेट्रिस पैरिबस। इसका मतलब क्या है, अन्य चीजें समान है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ये सेट्रिस पैरिबस के मतलब ना। इसमें क्या क्या आता है, कौन सी अन्य चीजें समान रख रहे हैं हम। प्राइस मान लीजिए एक्स की बात करें तो प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ जेड, प्राइस ऑफ के कांस्टेंट रखना है, इनकम कांस्टेंट रखना है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब कई सारी चीजें जितनी भी हैं कांस्टेंट रखना है। अगर अगर इसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ तो कर्व में शिफ्टिंग होगी, ये मतलब है। ए में चेंज होगा, क्यों बताया, इसके और इसके अलावा किसी भी चीज में चेंज हम इससे देखते हैं, ए से देखते हैं। ठीक, ये कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ये चीज आपको नहीं बताया जाएगा, और अगर ये नहीं आएगा तो आपको सारे फिगर, सारे इक्वेशन इकोनॉमिक्स में परेशान करते रहेंगे। ठीक, इसीलिए स्टैट्स पढ़ाया जाता है अपने यहां। स्टैट्स पढ़ाने के मतलब होता है ये सारी चीजें आपको समझ में आए। तो ये समझ में आया, तो इतना पढ़ाने का ये मतलब है। ठीक, टाइम क्या हो रहा, तो ये पढ़ाने का ये मतलब हुआ, समझ में आया आपको। अब आगे की क्लास में जब भी हम करेंगे क्लास, टाइम जब रहेगा वो ग्रुप में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, तो आगे की क्लास में हम लोग कीन्स का जो क्रिटिसिज्म है क्लासिकल्स का वो करेंगे, और एक इक्विलिब्रियम बनाएंगे जो कि आता है क्लासिकल का इक्विलिब्रियम होता है वो कि एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी, आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, वो क्लासिकल्स के सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद कीज का क्रिटिसिज्म आता है, क्योंकि क्लासिकल ने जितनी भी थ्योरी दी थी वो फेल हो गई थी उस समय। हम लोग सप्लाई बढ़ाए जा रहे, सप्लाई बढ़ाए जा रहे, लेकिन डिप्रेशन से बाहर, मंदी से, जो 1929 में मंदी स्टार्ट हुई थी, पूरे विश्व में लगभग फैल रही थी धीमे धीमे, वो उससे हम उभर नहीं पा रहे थे। ठीक, तो उसको उभारने के लिए कीन्स अपनी किताब लिखते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ, क्या किताब का नाम है, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक, जब भी किताब का टाइटल याद करिए तो एज इट इज याद करिए, क्योंकि वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। ठीक, एज इट इज, राइटर ने, किसी राइटर ने कुछ बोला तो एज इट इज। ये सब जब एग्जाम में कॉपी में आप कोटेशन वगैरह लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं उसके। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में किताब आती है, तो आप लोग लिखेंगे ये किताब आई ऐसे, उसमें कहा गया, ऐसा हुआ, तो उसमें फिर क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि इन लॉन्ग, अभी जेबीसे का बाजार का नियम है पढ़ना हमको। ठीक, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड पढ़ना है, जिसको हम कह सकते हैं जो दिखता है वो बिकता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग भारत की भाषा में। तो पर ऐसा वास्तविकता में होता है, नहीं होता है, होता भी है कुछ जगह, कुछ जगहों पे नहीं भी होता है। हर चीज भी है, इतना डाइवर्सिफाइड है इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इसीलिए रिसर्च पे रिसर्च चल रहे हैं, चीजें एक दूसरे से पैराडॉक्सिकल हो रही है, डाइकोटोमी हो रहे हैं, पैराडॉक्स बन रहे हैं, कई सारे पैराडॉक्स हैं। तो कीन्स क्रिटिसाइज करते हैं क्लासिकल्स को, वो कहते हैं कि लॉन्ग रन में वी ऑल आर डेड। क्लासिकल कहते हैं लंबे, लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन में तो हम लोग बचेंगे ही बचेंगे, ये ऐसा ही पॉसिबल नहीं। वो ऐसे क्रिटिसाइज करते, बहुत व्यंग भाषा में क्रिटिसाइज करते हैं, लॉन्ग रन वी आर डेड। तो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है, और प्राइसेस जो होते हैं वो अपवर्ड फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन डाउनवर्ड जो होते हैं रिजिड होते हैं। वेज हम वेज बढ़ाते हैं तो वर्कर तो बढ़ते हैं, लेकिन जब वेज घटाएंगे तो उसी हिसाब से वर्कर घटे, ऐसा नहीं होता है, या फिर आउटपुट उसी हिसाब से बढ़े, ऐसा भी नहीं होता। ठीक, तो वेज और प्राइस फ्लेक्सिबल होता है अपवर्ड, लेकिन डाउनवर्ड रिजिड होता है, ये कीन्स कहते हैं। ऐसे हम कीन्स का क्रिटिक पढ़ेंगे, पहले जेबीसे का बाजार का नियम पढ़ेंगे, फिर क्लासिकल का जो इक्विलिब्रियम बनाते हैं वो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वो पढ़ेंगे, फिर कीन्स का क्रिटिक पढ़ेंगे, फिर कीन्स की थ्योरी को पढ़ेंगे। तो हम लोगों को अभी इतना पढ़ना है। ठीक, तो समझ में आया क्लास? कोई डाउट हो इस क्लास को लेकर के समझने में? ठीक, थैंक यू वेरी मच।